वेलकम बैक टू नैंसरी क्लासेस एंड दिस इज़ नईश्री एंड आज यहाँ पर हम 15 जुलाई का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने किस शहर में भारत का पहला रॉकेट इंजन कारखाना खोला है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। इम्पॉर्टेंट क्यों है ये चीज़ आप समझ गए होंगे। मैंने आपको पहले वीडियो से बताया है, जब कभी भी फर्स्ट की बात की जाती है तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस जो है, इन्होंने भारत के किस शहर में पहला रॉकेट इंजन कारखाना खोला है। ठीक, ये आपको बताना है किस शहर में इन्होंने पहला रॉकेट इंजन कारखाना खोला है। देखिए, एक तो तरीका इस क्वेश्चन को पूछने का जो आपको दिख रहा है वो है, हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत का पहला रॉकेट इंजन कारखाना किसके द्वारा खोला गया। तो आपको याद रखना है स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा भारत का पहला रॉकेट इंजन कारखाना खोला गया है। तो एक क्वेश्चन को पूछने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। अब आपको ये चीज़ें समझ में आने लगी होंगी कि किस किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इनकी बात कर ली, थोड़ा सा इसरो के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक, इसरो, आप सभी को इनका नाम पता होगा। ये जो इसरो है, इनका इंग्लिश में जो नेम होता है वो क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, हिंदी में क्या कहते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। मैं लिख देती हूँ इसरो को, इंग्लिश में हम लोग इसका पूरा नाम क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये जो है इनके पूरे नाम है जो आपको याद रखने हैं। ये इनका इंग्लिश में पूरा नाम है, हिंदी में पूरा नाम आपको याद रखना है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, याद रखिएगा, इनका पूरा नाम इंपॉर्टेंट है। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। तो इनके जो हेडक्वार्टर है इसरो के, वो कहाँ पर है, इसरो के हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु कहाँ पर है, किस स्टेट में है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और इनके जो संस्थापक हैं वो कौन है, संस्थापक मैं आपको बता देती हूँ, कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको एटलीस्ट याद रहे। विक्रम साराभाई जो हैं इनके संस्थापक हैं, विक्रम साराभाई। ठीक है, ये इनके संस्थापक हो गए। स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसरो की। इसरो की स्थापना आपकी 15 अगस्त को हुई थी। 15 अगस्त, ये डेट आपको याद रहेगी, मुझे ऐसा लगता है 15 अगस्त 1969 में इनकी स्थापना की गई थी। अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके श्रीधर, श्रीधर लिखा हुआ है ये, श्रीधर पणिकर सोमनाथ। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा। ये जो है वर्तमान में अध्यक्ष हैं आपके इसरो के, श्रीधर लिखा हुआ है। अब आपका ये जो है कहूँगी होमवर्क है कि आपको बताना है कि ये जो अध्यक्ष बने हैं इसके पहले इनका इसरो का अध्यक्ष कौन था। ये आपका होमवर्क है जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आई थिंक इतनी इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन के लिए इनफ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो यहाँ पर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 में भारत में बांग्लादेश के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा मुस्तफिजुर रहमान, यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब बात आती है कि ये किसका स्थान लेंगे, तो आपको याद रखना है कि ये इन्होंने जो स्थान लिया है वो किसका लिया है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, आजकल ये पैटर्न में बन गया है कि आपसे पिछला पूछा जाता है। तो ये जो है आपके मोहम्मद इमरान का स्थान लेंगे, किसका, मोहम्मद इमरान का। ठीक है, इमरान। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनफ है। थोड़ा सा यहाँ पर बांग्लादेश के बारे में आप जान लीजिए। बांग्लादेश जो है आपके दक्षिण एशियाई देशों में आता है। किस में आता है, दक्षिण एशियाई देशों में आता है। ठीक है, बांग्लादेश की जो कैपिटल है तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, कैपिटल इनकी जो है वो ढाका है। कैपिटल क्या है, ढाका है। और मुद्रा इनकी क्या है, तो मुद्रा आप लोगों को बहुत सिंपली याद हो जाएगी, टका है। ठीक है, बांग्लादेशी टका इनकी जो है मुद्रा है। यहाँ के जो आपकी प्रधानमंत्री हैं वो शेख हसीना जी हैं, याद रखिएगा। यहाँ की जो आपकी प्रधानमंत्री यानी कि पीएम है वो कौन है, शेख हसीना जी हैं, शेख हसीना। ठीक, शेख लिखा हुआ है, ये शेख लिख लेना यहाँ पर, शेख हसीना जी जो है यहाँ की पीएम है। ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करने से पहले आप लोग याद रखिएगा ये मुद्रा लिखा हुआ है, अदरवाइज आप भी इस तरीके से लिख लें तो आप याद रखिएगा कि ये मुद्रा है। अभी इतनी चीज़ें तो देखिए आपको समझ जानी चाहिए। ठीक है,
सो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे है कि टाइम पत्रिका ने किस भारतीय शहर को 2022 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में सूचीबद्ध किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है? क्योंकि ये टाइम पत्रिका की बात आ जाती है। ठीक है, तो टाइम मैगजीन के अनुसार किस भारतीय शहर को 2022 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में रखा गया है। सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका थर्ड ऑप्शन, क्योंकि अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद को टाइम पत्रिका ने 2022 के विश्व के महानतम स्थानों में रखा है। ये शहर है, देखिए आप लोग इस चीज़ को समझिएगा, ये क्या है? आपका शहर है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य को रखा गया, अगर राज्य के बारे में बात की जाए तो राज्य में आपका आता है केरल। ठीक है, केरल को जो है आपकी टाइम मैगजीन ने, टाइम पत्रिका ने 2022 के विश्व के महानतम स्थानों में रखा है। राज्यों की श्रेणी में केरल में और शहरों की श्रेणी में अहमदाबाद को रखा गया है। ठीक है, अब टाइम पत्रिका क्या है? तो टाइम पत्रिका के बारे में भी पता होना चाहिए। ये जो टाइम पत्रिका है ना, ये न्यूयॉर्क शहर में प्रकाशित एक अमेरिकी समाचार पत्रिका होती है बेसिकली। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि ये जो टाइम मैगजीन है ये क्या है? ये आपकी बेसिकली न्यूयॉर्क शहर में प्रकाशित होने वाली एक अमेरिकी समाचार पत्रिका है। लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पर टाइम मैगजीन के बारे में मैं बता देती हूँ। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि इनका जो पहला अंक है वो कब आपका आया था, तो पहला अंक मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, पहला अंक दिनांक। पहला अंक का जो दिनांक है वो है आपका 3 मार्च 1923। ठीक है, तो इनका जो पहला अंक था वो दिनांक 3 मार्च को आया था, 1923 में आया था। बेसिकली आपको ये याद रखना है। इनका जो हेडक्वार्टर है टाइम पत्रिका का, वो आप लोग समझ ही गए होंगे कि न्यूयॉर्क शहर है। ठीक है, तो न्यूयॉर्क शहर जो है इनके हेडक्वार्टर है, न्यूयॉर्क शहर। तो इतनी चीज़ें आपको इनके बारे में याद रखना है। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो यहाँ पर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 में किस देश के वैज्ञानिकों ने SARS-CoV-2 को निष्क्रिय करने के लिए एक नया तंत्र विकसित किया है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे ये वाला, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। अब आपको बताने कि जुलाई 2022 में किस देश के वैज्ञानिक जो हैं इन्होंने SARS-CoV-2 को निष्क्रिय करने के लिए एक नया तंत्र जो है वो विकसित किया है। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन पता है कौन सा होगा? थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ये आपके प्यारे भारत ने किया है, इसीलिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब भारत में ये किसने किया है? तो भारत में आपको याद रखना है कि ये जो आपका काम है ये बेसिकली किसने किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने किया है। किसने? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में ये बेसिकली किसने किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने किया है। ठीक है, अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन बताया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि बेंगलुरु के जो जवाहर नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च हैं, इनके जो आपके शोधकर्ता हैं, इन्होंने बेसिकली अवरक्त जो प्रकाश है इसको नवीकरणीय प्रकाश में बदलने में सक्षम इन्होंने जो है कार्य किया था एक। तो आपको याद होना चाहिए ये वाला भी। यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और याद रखना है कि जो उत्तराखंड के वन विभाग की अनुसंधान शाखा है, इनके द्वारा उत्तराखंड का एक जिला है, उत्तराखंड का एक जिला है, आप लोगों ने शायद उसका नाम सुना होगा। उत्तराखंड के एक जिले का नाम वो है चमोली। चमोली जिला आपने सुना होगा। ये जो चमोली जिला है ये बेसिकली यहाँ पर एक तरीके का एक मांसाहारी पौधा देखा गया है। क्या देखा गया है? मांसाहारी पौधा देखा गया है। मैं उसका यहाँ पर नाम लिख देती हूँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा कि उत्तराखंड चमोली जिले में, चमोली उत्तराखंड के चमोली जिले में क्या देखा गया है? एक मांसाहारी पौधा देखा गया है जिसका नाम क्या है? यूट्रिकुलेरिया फुरसेल्टा। क्या नाम है? यूट्रिकुलेरिया फुरसेल्टा। ठीक है, सो आपको ये जरूर से याद रखना है, यूट्रिकुलेरिया फुरसेल्टा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जो एक आपका एक मांसाहारी पौधा है जो कि आपके उत्तराखंड के साथ साथ जो आपके पूरा पश्चिमी हिमालय है ना, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पहली बार इसको फर्स्ट टाइम देखा गया। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको ये बता दिया, ये फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है कि गुजरात और राजस्थान में कनेक्टिविटी प्रदान करने और गतिशीलता में सुधार करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस रेल लाइन को मंजूरी दी गई है?
तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि गुजरात और राजस्थान में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जो और गतिशीलता में सुधार करने के लिए जो आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल है इनके द्वारा तिरंगा हिल अंबाजी अबू रोड रेलवे लाइन को जो है बेसिकली मंजूरी दी गई है। सो आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड वन ऑप्शन जो है आपका एकदम करेक्ट होगा। सो एक चीज़ और यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो नई रेल लाइन है इसकी जो कुल लंबाई है बेसिकली कितनी है? 116 किलोमीटर है। ठीक है, तो 116 किलोमीटर जो है इनकी कुल लंबाई है, ये जो नई रेलवे लाइन है इसकी। ठीक है, सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपसे कि जुलाई 2022 के लिए आईसीसी ओडीआई टीम रैंकिंग में भारत की पुरुष टीम की रैंकिंग क्या है? सो भारत की जो रैंकिंग है ना वो बेसिकली थर्ड है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ तो आपको दिखेगा। ठीक है, दिख रहा होगा अभी आपको। सो यहाँ पर जो भारत की रैंकिंग है आईसीसी ओडीआई टीम रैंकिंग में थर्ड है। सो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होगा। अब बात आती है कि आपके प्यारे भारत ने किसको पछाड़ कर ये थर्ड जो स्थान है वो प्राप्त किया है। तो इन्होंने पाकिस्तान को पछाड़कर 108 रेटिंग अंकों के साथ तीसरा स्थान जो है प्राप्त किया है। ठीक है, अब बात आती है कि भारत तो यहाँ पर थर्ड नंबर पर है, तो फर्स्ट नंबर पर एंड सेकंड नंबर पर कौन है? एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट नंबर पर आपको याद रखना है कि फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर कौन है? न्यूजीलैंड है। कौन है? न्यूजीलैंड है। अब आपका ये जो है होमवर्क है, आपको बताना है कि न्यूजीलैंड जो है आपका कहाँ पर है और न्यूजीलैंड की कैपिटल कहाँ है। ठीक है, और फिर बात आती है, ये तो आपका फर्स्ट नंबर पर हो गया। सेकंड नंबर पर आपका कौन है? तो सेकंड नंबर पर आपका इंग्लैंड है। क्या है? इंग्लैंड है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है इंग्लैंड आपका सेकंड नंबर पर है एंड थर्ड नंबर पर आपका जो है प्यारा भारत है। ठीक है, सो इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनफ है इस क्वेश्चन के लिए। सो मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। अब आपको यहाँ पर बताना है कि ग्लोबल जेंडर गैप जो इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक क्या है। तो जब कभी भी हम इंडेक्स को देखते हैं तो इंडेक्स में हमें सबसे पहले क्या देखना होता है? हमें ये देखना होता है कि कुल कितनी कंट्रीज़ थी। ठीक है, फिर हमें अपने प्यारे भारत का स्थान देखना होता है, फिर हमें ये देखना होता है कि फर्स्ट नंबर पर कौन है एंड सेकंड नंबर पर कौन है। ठीक है, तो इतना ही हमारे लिए ज़्यादा है, इतना ही हमें पढ़ना होता है किसी भी जब इंडेक्स की बात की जाती है। कभी भी आप कोई भी इंडेक्स देखें तो आपको इतनी चीज़ें कवर करना है। तो यहाँ पर जो आपका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है इसमें जो आपकी टोटल कंट्री थी वो कितनी थी? तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा 146 जो कि आपके फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। तो ये आपकी टोटल कंट्रीज़ हैं। ठीक है, प्यारे भारत का स्थान कितना रहा है? तो आपके प्यारे भारत का स्थान रहा है 135। ठीक है, पिछले साल यानी कि 2021 में जो भारत की रैंकिंग थी वो कितनी थी? तो 140 थी। कितनी थी? 140। अब यहाँ पर बात आती है कि फर्स्ट नंबर पर कौन रहा है? तो फर्स्ट नंबर पर आपके रहे आइसलैंड रहे हैं। ठीक है, आइसलैंड रहे हैं, इनको आपको याद रखना है। सेकंड वाले की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, जिनमें सेकंड वाला ज़रूरत होगी मैं बता दूंगी। एक चीज़ और आपको याद रखना है जब कभी भी कोई भी आप इंडेक्स पढ़ते हैं वो ये कि ये इंडेक्स जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये बेसिकली जो इंडेक्स है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, हिंदी में इनको क्या कहेंगे? तो इनको कहेंगे विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, तो हिंदी में इनको कहते हैं हम लोग विश्व आर्थिक मंच, इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये जो इंडेक्स है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज़ किया गया है। प्यारे भारत का स्थान 135 रहा है। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको रखनी है याद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो क्वेश्चन है आपसे कि किस राज्य में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2022 में गतिशक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन जो है वो आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन ये है कि किस राज्य में केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है इन्होंने गतिशक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है। गतिशक्ति विद्यालय की स्थापना की मंजूरी कहाँ पर दी गई है? सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, गुजरात। गुजरात में आपका जो है गतिशक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। सो बेसिकली आपको याद रखना है कि जो आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल हैं इन्होंने आपके जो राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान है इनको गुजरात में गतिशक्ति विश्वविद्यालय की जो स्थापना है इनकी मंजूरी दी है। तो मंजूरी बेसिकली किसको दी है ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है इन्होंने बेसिकली जो मंजूरी दी वो दी है आपके राष्ट्रीय रेल
और परिवहन संस्थान। ठीक है, तो इनको मंजूरी दी गई है बेसिकली, और मंजूरी किस जगह पर, किस स्टेट में दी गई है, तो वो आप लोग देख ही रहे होंगे, गुजरात में दी गई है। ठीक है, तो गुजरात में ये जो है अपना गतिशक्ति विश्वविद्यालय खोल सकते हैं। अब बात ये आती है कि इस गतिशक्ति विश्वविद्यालय का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर बेसिकली आपके जो परिवहन क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल और अनुसंधान के केंद्र के रूप में ये जो है इसको विकसित किया जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि परिवहन के क्षेत्र में शिक्षा जो है, प्रशिक्षण जो है, और आपके कौशल और अनुसंधान के क्षेत्र में यहाँ पर जो है कार्य किए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने जुलाई 2022 में चेहरा प्रमाणीकरण करने के लिए डैश नाम से एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। देखिए, यहाँ पर आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको अब समझाती हूँ कि आपकी एक जो एजेंसी है UIDAI, जो कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन कार्य करती हैं, तो इन्होंने जो है फेस ऑथेंटिकेशन के लिए, चेहरा प्रमाणीकरण का मतलब क्या होता है, फेस ऑथेंटिकेशन, फेस ऑथेंटिकेशन के लिए इन्होंने एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उस नए मोबाइल ऐप का आपको नाम बताना है। ठीक है, आई थिंक अब आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सो पहले तो थोड़ा सा UIDAI के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका हिंदी में नाम आपको चल ही गया होगा पता, ऊपर लिखा हुआ है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। जब इंग्लिश की बात आती है तो इंग्लिश में भी इनका नाम इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो इंग्लिश में इनका पूरा नाम होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। में यहाँ पर लिख देती हूँ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक, तो ये जो है आपके पूरा नाम है UIDAI का, जो कि आपको याद रखना है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनका पूरा नाम है। ठीक है, अब बात आती है कि इनकी स्थापना कब हुई थी। तो इनकी स्थापना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इनकी स्थापना जो है 2009 में की गई थी। कब की गई थी, 2009 में की गई थी। इनकी स्थापना बेसिकली भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में की गई थी। अभी तक आपके UIDAI ने एक बहुत बड़ा काम किया है, जो कि आपको याद रखना है कि इन्होंने 120 करोड़ से भी अधिक जो आपके निवासी हैं उनके लिए आधार कार्ड जारी किया है। आधार कार्ड क्या है, आधार कार्ड आपके 12 अंकों का एक आपका जो है प्रमाण पत्र, जो कहेंगे ना कि एक ID होता है, आइडेंटिफिकेशन होती है आपकी, वो 12 अंकों की होती है बेसिकली। तो इन्होंने जो है बेसिकली आपको इनके कार्य पता होना चाहिए, तो आप समझ पाएंगे, इसको लिंक कर पाएंगे कि UIDAI के कार्य क्या हैं। तो ये जो है बेसिकली आपके भारत के जो निवासी हैं ना, उनके बारे में आपकी जो जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी होती है उसको जो है कलेक्ट करते हैं, एकत्रित करते हैं। अब उस एकत्रित जानकारी को बेसिकली हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होता है। उसी के डेटाबेस को, जो आपका डेटा है, आपके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, उस डेटा को जब हम केंद्रीय डेटाबेस में संग्रहित करेंगे तो बेसिकली वहाँ पर आपकी एक आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। उसी के लिए इन्होंने 12 अंक का एक पहचान संख्या आपको दी थी, जो थी आपके आधार कार्ड, जिससे आप भली भांति परिचित होंगे। सो यहाँ पर आपको UIDAI के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता चल गई होंगी, इनका पूरा नाम पता चल गया होगा। इन्होंने आपके जो फेस आइडेंटिफिकेशन है, यानी कि फेस ऑथेंटिफिकेशन के लिए बेसिकली जो ऐप लॉन्च किया है वो कौन सा है, आपका आधार फेस ID। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और इनके बारे में याद रखना है, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ जो आपको याद रखना है कि UIDAI के जो पहले अध्यक्ष हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ पहले अध्यक्ष। तो इनके जो पहले अध्यक्ष थे ना, वो कौन थे, नंदन नीलेकणी। ठीक है, नीलेकणी, याद रखिएगा इनका नाम। और वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान अध्यक्ष भी इंपॉर्टेंट बनते हैं कि इनके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान अध्यक्ष जो हैं इनके बेसिकली वो हैं आपके J सत्यनारायण। ठीक है, J सत्यनारायण। ठीक, सो ये नारायण लिखा हुआ है, यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो सत्यनारायण। ठीक, ये हुआ आपका जितनी इन्फॉर्मेशन थी UIDAI के बारे में, और इट वॉज योर लास्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर आपको आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है सो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ लिया करिए। सो मिलते हैं अभी नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।